हेलो एवरीवन, आज एक क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जो कि टॉपिक है सॉल्यूशन टॉपिक के क्वेश्चन सीरीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीकों को भी जानेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मीन्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है या प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए कई नाम दिए गए हैं। मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी दी गई है, मोल फ्रैक्शन दिया गया, वेट परसेंटेज दिया गया। आप जनरली ये क्लियर करें कि इसमें सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी जिसका रिलेशन वॉल्यूम से होता है। क्योंकि हम लोग जनरली अगर हम लोग पढ़ेंगे चॉस लॉ बोलता है वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका तो टेम्परेचर, ये तो गैसेस लॉ से हम बोल रहे हैं, मतलब टेम्परेचर से वॉल्यूम में कुछ चेंजेस हो सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि जो मोलरिटी होती है उसका खुद स्टेटमेंट ही बोलता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब है वॉल्यूम। मैं मोलरिटी को लिख रहा हूँ, मोल एब्सोल्यूट। यहाँ पे बोला जाता है मोल अपॉन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन का लीटर में ये मोल एब्सोल्यूट है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम सॉल्यूट मान सकते हैं और ये क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ मोल और क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या देता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कौन देता है, मोलरिटी देती है, मोलरिटी जिसको बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या होता है, मोल से होता है। मतलब सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। तो इमेजिन करिए यहाँ पे मोल का रिलेशन, जैसे मान लीजिए Na अपॉन क्या हो सकता है, Na प्लस Nb। मतलब यहाँ पे जनरली मैं निकाल रहा हूँ कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये टर्मिनोलॉजी होती है। वेट परसेंटेज का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, वेट परसेंटेज में हो। तो यहाँ पर वेट की बात हो रही थी। हमने आपको जनरली बताया कि जो प्रॉपर्टी वॉल्यूम से रिलेटेड होगी उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये खुद देख सकते हैं कि मोलरिटी में क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपकी एक ऐसी यूनिट आपको दिख रही है जिसमें क्या है, वॉल्यूम्स है। इसका मीन्स आपका जो आंसर होगा डिपेंडेंट टेम्परेचर कौन होगा, मोलरिटी आपका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे और टर्मिनोलॉजी होती हैं। एक और आपको मिलेगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ये भी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन सेकंड आपको बोल रहा है इफ मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबलेट द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता क्या है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जनरली आप देख सकते हैं कि एल मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लिखते क्या हैं, डेल्टा टी एफ। ये जो डेल्टा टी एफ होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलरिटी के होता है। किसके होता है, मोलरिटी के होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के एफ इंटू क्या, मोलरिटी। यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि अगर हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यही जो आपका के एफ होता है, इसी के एफ को हम क्या बोलते हैं, मोलर क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। यही आपका क्या है, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि ये जो के एफ होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वह किस पर डिपेंड करती है, ओनली नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, न कि सॉल्यूशन, न तो सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन डबलेट हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या हो रहा है, डबलेट हो रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में के एफ पूछा जा रहा है, अरे भाई जब के एफ आपका ओनली सॉल्वेंट डिपेंड है, वह सॉल्यूशन और सॉल्यूट पर डिपेंड ही नहीं, मतलब सॉल्यूट पर डिपेंड ही नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में इसकी वैल्यू जो होगी, आप इसको डबलेट ट्रिपलेट कुछ भी करते जाएं, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये किस में होगी, अनचेंज होगी। क्या होगी,
अनचेंज होगी। और जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाटर के लिए इसकी एक वैल्यू होती है 1.86 होती है केल्विन पर मोलर, मोल इनवर्स जिसको केल्विन पर मोलर होती है, वाटर के लिए होती है। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वन टॉप फैक्टर फॉर ए डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए वन टॉप फैक्टर निकालना है। तो बताओ वन टॉप फैक्टर क्या होता है। वन टॉप फैक्टर का जनरली मतलब इसको इंडिकेट किया जाता है आई से। किससे दिखाया जाता है, इसको जनरली आई से दिखाया जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि इसको आई से दिखाया जाता है तो होता क्या है, वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है। अब सिचुएशन ये हो रहा है कि अगर हम एक सिंपली वर्ड में आपको दिखाना चाहें कि जो हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको तो हम ऐसे लिखेंगे BaOH ट्वाइस। ये कितने दिख रहे हैं मालिक्यूल्स, एक पार्टिकल्स दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सोल्यूशन इसका बनाया जाएगा, ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ये क्या होगा, बेरियम पर डबल प्लस हो जाएगा और प्लस क्या होगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे। अब आप बताओ, आप यहाँ पे क्या पा रहे हैं, 1 पा रहे हैं। अब यहाँ पे कितने ये निकल गए, 2 1 3। अब इसको आई में अगर आप दिखाएंगे तो आप जब कितना पा रहे हैं, 3 पा रहे हैं और थ्योरेटिकली कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो बताओ हमें आई की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं आंसर क्या है, 0 1 2 और 3, जिसका आंसर क्या होगा, 3 राइट होगा। नंबर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर एज दैट एल्युमिनियम सल्फेट इफ ऑल आर 100% आयनाइज। मतलब एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है जब वो 100% आयनाइज होता है तो उसका वन टॉप फैक्टर और गिवन इज वन टॉप फैक्टर में किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका वन टॉप फैक्टर चेक कर लें। तो बताओ इसको अगर हम डिसोसिएट करें, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बना सकते हैं, एल्युमिनियम Al2 जो हमारा ये SO4 है, ये क्या है, थ्राइस है। तो इसका मतलब इसको हम डिसोसिएट जब करेंगे तो बाई डिसोसिएट जब ये होगा तो इसमें कितने होंगे, 2 एल्युमिनियम होंगे, बोलो होंगे, एक 3+ होता है और एक सल्फेट कितने होते हैं बताओ, -2 माइनस कितने सल्फेट होंगे, थ्राइस ये लगा हुआ है, 3 हो जाएंगे। आप ये खुद बताइएगा, 3 सल्फेट आयन है और 2 क्या है, एल्युमिनियम आयन है। तो बताओ टोटल आयन कितने दिख रहे हैं, 5। आप जब 5 दिख रहे हैं, कैलकुलेटेड 1 है तो इसका वन टॉप फैक्टर आप खुद बता सकते हैं कितने हो जाएंगे, 5/1 इज इक्वल टू 5। बोलो होगा कि नहीं। डिसोसिएशन के लिए होता है वन टॉप फैक्टर के 2 सिचुएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन केस में हमेशा जो होता है आई इज मोर देन 1 होता है और एसोसिएशन केस में आई इज लेस देन 1 होता है। नाइदर डिसोसिएशन नाइदर एसोसिएशन फॉर द आइडियल सोल्यूशन के लिए आई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये पढ़ा गया है, आप ये जानते भी होंगे। ये किसके लिए शो किया जा रहा है, डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए शो किया जा रहा है, एसोसिएशन के लिए। कितने, नाइदर डिसोसिएशन नाइदर एसोसिएशन के लिए। अब आप बताइए 5 वैल्यू आपको निकालनी है तो K2SO4 को आप डिसोसिएट करिए। तो K2SO4 को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो 2K प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा, SO4 डबल माइनस। बताओ कितना हो जाएगा, कितने आंसर है, 2 3। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1 दैट इज 3 होगी। चलो नेक्स्ट को देखो, Al3 होता है, ये तो यहाँ पर थ्राइस लगा होगा, ये थ्राइस है। बताओ यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम कितने प्लस, 3+ होते हैं। नाइट्रेट पर एक माइनस होता है, कितने नाइट्रेट है, 3। कितने आंसर हो गए बताओ, 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/1 इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट थर्ड देखें। अगर थर्ड को हम लोग देखें तो थर्ड को देख सकते हैं, ये थर्ड क्या शो करेगा, आप खुद देख सकते हैं। ये थर्ड में ये क्या है, ये आयनिक पार्ट है, क्या है, अनायनिक है। ये क्या है, आयनिक आयनेशन फील्ड है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन फील्ड है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे 3K प्लस होगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितने माइनस बनेंगे, 3 माइनस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंट, बोलो एफिशिएंट 6। तो बताओ कितने आयन हो रहे हैं, एक ये आयन एनायन हो रहा है और 3 केटायंस हो रहे हैं। कितने होंगे बताओ, 4। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/1। इसकी भी आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। बोलो इसका भी आंसर 4 आएगा। ये लास्ट आप देख सकते हैं कितने पोटेशियम है, बोलो इसमें कितने पोटेशियम है,
एक के पर एक प्लस होता है, बताओ कितने, 4 के पर प्लस होगा, इस स्फीयर पे कितने माइनस हो जाएंगे बताओ, 1 2 3 4 माइनस, ये क्या बताओ, यहाँ पर एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, ये क्वाड्रेशन कॉम्प्लेक्स है, बताओ कितने, 4 केटांस और एक एनायन, बताओ इसकी वैल्यू क्या हो रही है 5, और पहले कितनी थी 1, 5.1 इक्वल टू 5, हमें कितना पाना था बताओ, इसकी वैल्यू में कितनी मिली थी 5 मिली थी, बताओ आंसर में कौन सही होगा, जो 5 शो कर रहा है 4 पोटेशियम आयन और एक क्या क्वाड्रेशन आयंस होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, हमारा आंसर क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला आप ये सिंपली वर्ड में जानते रहे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो इंथैल्पी चेंज होती है मिक्सचर की, दैट इज सॉल्यूशन की जो होती है वो क्या होती है, वह इंथैल्पी चेंज जो सॉल्यूशन मिक्सचर की होती है वह एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि क्या होती है, जीरो होती है, बोलो होती है जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, जीरो होती है, मीन्स क्या होता है कि जो हिट इंथैल्पी चेंज जीरो होती है, और जो वॉल्यूम चेंज होता है डेल्टा भी इक्वल टू भी क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर मैंने यू लिखा है, ये भी है वो भी जीरो होता है, तो यहाँ पर ये भी जीरो ये भी जीरो होता है। नाउ नेक्स्ट जो होता है, जो राउल्स लॉ होता है, राउल्स लॉ का जो कैलकुलेटेड डाटा होता है और ऑब्जर्व डाटा होता है दोनों इक्वल होता है, इसका मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ऑब्जर्व करें दोनों इक्वल होता है, तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। आइडियल सोल्यूशन होने के लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। जब दोनों बराबर होगी तो वैल्यू जीरो होगी। ये आइडियल के स्टेटमेंट होते हैं। और आइडियल का नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होता है, जो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी मिक्सिंग जो होती है वो क्या होती है, मोर देन जीरो होती है। दैट इज डेल्टा जी को अगर हम लिखना चाहें नाइदर इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि ये तो हमारे जो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात हो रही है, तो बताओ इसमें तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट कौन है। यहाँ पे गिब्स एनर्जी क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे गिब्स एनर्जी को क्या दिखाया, सॉरी ये वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। गिब्स एनर्जी क्या दिखाया जा रहा है, जीरो दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पे जीरो नहीं होती। तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा सही होगा, यहाँ पर जो आंसर शो किया गया है ये आंसर हमारा बी है, ये आंसर क्या है सी है। तो हमारा जो बी आंसर होगा वो राइट होगा, जो कि गलत है लेकिन इस ऑप्शन में सही माना, क्योंकि इनकरेक्ट, आइडियल के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये आपका सही माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच what is the colligative property? Colligative property, the property of solution depending on number of solute particles। बताओ colligative property जनरली 4 होती है, जनरली 4। वो कौन कौन सी बताओ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कौन से हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक होती है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट सेकेंड, तीसरी होती है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तीसरी आपकी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ 4 होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपकी क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब सबसे पहले चेक करें यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, नो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होती है, रॉन्ग आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर, यस ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर सही है, यहाँ पर ऑस्मोटिक सही माना जा रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट नो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे वेपर प्रेशर नो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया गया है, दोनों का इनिशियल टर्मिनोलॉजी हटा दी गई है, रिलेटिव हटा दी गई है, तो इसका तो ये सही नहीं है। इसमें से कौन ऑप्शन सही माना जाए, एकदम कंप्लीट ऑप्शन कौन सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा आंसर सही होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 मोलर सोल्यूशन। मतलब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन फिक्स किया गया है ये 4 गिवन वैल्यू के लिए। बताओ जनरली क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाइप इक्वल टू होता है, बोलो ICST, बोलो होता है कि नहीं, CST। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है,
सॉल्यूशन कांस्टेंट फिक्स ही होता है, कांसंट्रेशन 0 पॉइंट में ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, आई पर डिपेंड करेगी। जब ये सभी तीनों कांस्टेंट हम मान लीजिए कांस्टेंट आई पर डिपेंड करेगी, जिसका आई ज्यादा उसका पाई ज्यादा, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आई उसका ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। तो बताओ नंबर ऑफ आयन चेक करो, ग्लूकोज में तो आयनाइजेशन होता नहीं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। मान लो मॉलिक्यूल्स 1 ही होंगे, पार्टिकल 1 होंगे, कैलकुलेटर ऑब्जर्व 1 ही होंगे, जो थे वही होंगे। यूरिया भी आयनाइज होता है, इसका भी 1 होगा। लेकिन कैल्शियम डाइक्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम डाइक्लोराइड आयनाइज होता है। बोलो क्या करता है ये कैल्शियम डाइक्लोराइड अगर आयनाइज होता है, कैल्शियम डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस, कितने आयन 3 आयन्स हो गए, एक केटॉन 2 आयन, इसकी वैल्यू 3 हो गई। आई वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, आई वैल्यू अभी आपने देखा। अब इसकी वैल्यू KCl की वैल्यू क्या होगी, ये भी आयनाइज होगा, K प्लस और Cl माइनस में कितने आयन हो रहे हैं, 2 आयन्स हो रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ये किसकी वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको मिल रही है आई की वैल्यू, तो बताओ सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू क्या, कैल्शियम क्लोराइड। तो जिसकी आई वैल्यू ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर सी राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, According to Raoult's law, relative vapor pressure of solution is equal to, ये relative vapor pressure Raoult's law के अकॉर्डिंग क्या होता है, वह किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट इज जनरली अपनी इसके जब डेरिवेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, वो फार्मूला क्या कहता है, P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट इज इक्वल टू चाई A। ये आपका है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये फार्मूला होता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चेक कर लें, मोल ऑफ सॉल्यूट रॉन्ग है, मोल ऑफ सॉल्वेंट रॉन्ग है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यस, राइट आंसर सी हमारा राइट आंसर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नो, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट A एंड B फॉलो राउल्स लॉ व्हेन, मतलब सोल्यूशन में एक A कंपोनेंट है और एक B कंपोनेंट है। तो इमेजिन कर लो A कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है, और B कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है। तो बताओ वह राउल्स लॉ को फॉलो कब करेगा, तो राउल्स लॉ को फॉलो तब करेगा जो सॉल्यूट होगा, A का जो अट्रैक्शन होगा, और मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन होगा, वह दोनों किसके बराबर हो जाएं, किसके इक्वल हो जाएं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन जब इक्वल होते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है और फॉलो करता है राउल्स लॉ को। तो स्टेटमेंट चेक कर लें, AB अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन AA एंड BB, ये तो रॉन्ग है। AB अट्रैक्शन फोर्स लेस देन AA BB, ये भी रॉन्ग है। AB अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम यस इक्वल टू AA एंड BB, ऑप्शन बस सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। और ऐसी कंडीशन पर सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोलर एंड 2.5 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, ये आपका क्या कर रहा है, इज, यहाँ पर इज मिक्स विद द अनदर 0.5 एंड 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं जिनके वॉल्यूम अलग अलग है, जिनकी मोलरिटी अलग अलग है। अब दोनों को मिला दिया जाए, देन फाइंड आउट ऑफ मोलरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब इन दोनों को मिला दिया गया, ये अलग अलग हैं, ये अलग है, पहला आपका है, ये क्या है दूसरा। अब दोनों को मिला कर पूछ रहा है कि इसमें जो रिजल्टिंग मोलरिटी होगी क्या होगी। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है बताओ, मोलरिटी का जनरली मतलब तो यही होता है, क्या होता है बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट ले लो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टिंग मोलरिटी होगी टोटल मोल की बात किया जाएगा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर रिजल्टिंगली टोटल वॉल्यूम की बात किया जाएगा। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम टोटल कितना हो जाए बताओ, 2.5 टोटल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। VT इज इक्वल टू में कितना मिल जाएगा बताओ, कितना हो रहा है, 2.5 में कितना जोड़ देंगे, प्लस 3.5, तो ये कितना हो गया, सॉरी 3 है,
3 लीटर है ना, 2.5, तो ये वैल्यू में मिल जाएगी 5.5 क्या लीटर, ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हमें मोल निकालना है, तो बताओ मोल के लिए तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू मोल अपान वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो पहले के लिए N1 निकाल लो, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाए, खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, M1 इज इक्वल टू V1, तो M1 कितना है बताओ 1, V1 कितना 2.5, तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई 2.5 मिली। N2 निकाल लो, तो N2 इज इक्वल टू हम निकाल सकते क्या, M2 इंटू V2, M2 कितना है 0.5 इंटू V2 कितना है बताओ 3 है, इसका आंसर कितना होगा 1.5। अब टोटल मोल कर दो, टोटल मोल जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मोल इक्वल टू क्या होगा, मतलब NT इज इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस N2, तो N1 कितना मिला हमें बोलो 2.5, N2 कितना मिला 1.5, कितना आंसर आ गया 4। अब इस फार्मूले में रख दो, तो रिजल्टिंग मोलरिटी क्या होगी, MR इज इक्वल टू NT बाई बोलो VT, तो NT कितना मिला 4 मिला, VT कितना मिला बताओ, VT हमारा मिल गया 5.5। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू नियरली आएगी 0.727 डॉट डॉट, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये नियरली क्या होती है 0.73। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस है ये 0.80 है, 1 है, 0.5 है, 0.73, जो 0.73 है वो 0.2727 के लगभग इक्वल है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा।